हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी हैक विद महक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ओवरलोडिंग यूनिरी ऑपरेटर। अब यूनिरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए। उससे रिलेटेड कौन से रूल्स हो सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि हम किस तरह से यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, यूनिरी ऑपरेटर के टास्क को हम रीडिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसका यूज करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ओवरलोडिंग यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर एक्ट एज ओनली द वन ऑपरेंड। अब इसके कहने का मतलब क्या है, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि जो यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं एक्ट एज ओनली वन ऑपरेंड, वो एक सिंगल ऑपरेंड पर ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना आई प्लस प्लस, तो ये एक यूनिरी ऑपरेटर है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ऑपरेंड कितना है, ओनली वन है। अगर हम प्लस प्लस आई लिखेंगे, आई माइनस माइनस लिखेंगे या माइनस माइनस आई लिखेंगे, ये सब कौन से टाइप के ऑपरेटर्स में आएंगे, यूनिरी ऑपरेटर्स में। बिकॉज इसके पास हमेशा जो है एक ही ऑपरेंड रहेगा, कोई भी ऑपरेंड हो सकता है, जरूरी नहीं है आई ही हो, ए बी सी डी कोई भी वेरिएबल्स के ऊपर आप इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, बट द कंडीशन इज हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यूनिरी ऑपरेटर्स में क्या हो सकता है, माइनस का हम यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम यूज कर सकते हैं यूनिरी ऑपरेटर्स की तरह। और भी ऑपरेटर हो सकते हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, वो कौन सा है, माइनस। ठीक है, ओवरलोड द यूनिरी माइनस ऑपरेटर। अब हम यहाँ पर माइनस ऑपरेटर के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे यूनिरी ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड किया जा सकता है। अब सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं C++ में, तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे हैश इंक्लूड iostream.h। ठीक है, ये .h हेडर फाइल के लिए होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यू आईडीज हैं जिसके अंदर अगर हम C++ को रन करना चाहते हैं, देन उसके लिए हमें हैश इंक्लूड करने की बाद जो .h हम लगाते हैं उसकी नीड नहीं होती। डायरेक्टली हम हैश इंक्लूड iostream लिखेंगे, देन तब भी ये हमारी हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर .h का यूज नहीं होता इतना। देन कोनियो के साथ .h लगता है। अब स्टार्ट होता है हमारा क्लास। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे लिए जो क्लास हम बनाएंगे ओवरलोड करने के लिए, वो कैसे, हमने एक क्लास कीवर्ड का यूज किया, देन एक सैंपल नाम से क्लास बना दी। ये सैंपल क्या है, सैंपल है यहाँ पर क्लास का नेम। ठीक है, उसके अंदर हमने दो डेटा मेंबर्स लिए, कौन कौन से, इंट m और इंट n। अब ये n और m दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं और दोनों ही क्या है यहाँ पर, ये डेटा मेंबर। देखो, अगर आप पूरे प्रोग्राम को समझ रहे हो तो आपको एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए ना, कि आपने कौन सी चीज को यूज किया है, कौन क्लास है, कौन डेटा मेंबर, कौन मेंबर फंक्शन, कौन सा स्पेसिफायर है, कौन से फंक्शन को कब कॉल किया जा रहा है, कौन कॉल कर रहा है, कैसे कॉल कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको याद होनी चाहिए, तभी आप पूरे प्रोग्राम को समझ सकते हो। इसलिए जब कभी भी आप प्रोग्राम लिखने बैठो ना, तो साथ साथ माइंड में ये रखा करो कि ये हमने क्लास का नाम दिया है, ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं। चाहो तो आप कमेंट में साथ साथ लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये कमेंट लिखा है मैंने, तो आप कमेंट में साथ साथ लिख सकते हो, जिससे जो रीडर होगा उस प्रोग्राम का वो भी उसको अच्छे से समझ सकते हैं। जिसको कोई नॉलेज नहीं होगी ना प्रोग्राम की, कोई लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी, वो भी थोड़ा बहुत समझने का ट्राई कर सकता है कि हाँ यहाँ लिखा क्या हुआ है। ठीक है, अगर थोड़े बहुत वर्ड क्लियर है ना उसको, तो वो इजिली प्रोग्राम को समझ जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। हमें प्रोग्राम को राइट भी ऐसे करना चाहिए जिससे हमें बोलने की जरूरत ना पड़े और सामने वाला इस तरीके से समझ ले जैसे उसको कोई समझा रहा है। राइट, तो ऐसे ही हमें साथ साथ लिख लेना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है और वो क्या चीज है। अब जैसे हमने यहाँ लिखा सैंपल, अब किसको क्या पता है ये क्लास सैंपल क्या है, जिसको थोड़ा बहुत लैंग्वेज की नॉलेज होगी वो तो फिर भी समझ लेगा, लेकिन जिसको नहीं है उसको भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो कैसे समझ में आएगा, सैंपल क्लास का नेम है, यहाँ पर ये क्लास जो है कीवर्ड है और सैंपल क्लास का नेम है। यहाँ पर हमने दो डेटा मेंबर्स लिए m और n, और दोनों ही किस टाइप के हैं, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, और ये दोनों क्या है, डेटा मेंबर्स हैं। यहाँ पर ये पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। देन यहाँ पर हमने क्या बनाया है, यहाँ पर हमने फंक्शंस बनाए, मेंबर फंक्शंस, उनको सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया। फंक्शन को डिफाइन करना, डिक्लेयर करना अलग अलग चीज है। फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो सिर्फ हम इतना बताते हैं कि इस नाम से कोई फंक्शन है, ऐसे ऐसे वो आर्ग्यूमेंट को लेगा, बता दिया, बस इतना है। बाद में कहीं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाकर उसको डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना बताना चाहते हैं कि कोई फंक्शन है, उसमें पैरामीटर है या नहीं है, या कितने हैं। ठीक है, और जब हम डिक्लेयर करने के साथ साथ डिफाइन भी कर देते हैं कि उस फंक्शन का काम क्या होगा, क्यों उसको बनाया गया है, देन वो होती है उसकी डेफिनेशन।
अभी तक हमने जो ये बनाए हैं दो फंक्शन, मेंबर फंक्शन, इन दोनों को सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया। क्यों? देखो, सबसे पहले तो इसका डेटा टाइप, रिटर्न टाइप देखो क्या है, वॉइड, मतलब ये रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नेम क्या है? फंक्शन का नाम है गेट डेटा। उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, ए एंड बी, और दोनों किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के। एक और हमने मेंबर फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम से, वॉइड है, रिटर्न भी वॉइड कर रहा है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, एंड देन वॉइड को ही आर्ग्यूमेंट की तरह ये ले रहा है, मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट वापस अपने पास नहीं लेगा, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा इसमें से। ये है हमारा मेन फंक्शन जिसको हम ओवरलोड करना चाहते हैं। कैसे करेंगे उस फंक्शन को? जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा भी था कि हम दो तरह से ओवरलोड कर सकते हैं, एक तो मेंबर फंक्शन को यूज करके और दूसरा फ्रेंड फंक्शन को यूज करके, राइट? दो ही तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल मेंबर फंक्शन को यूज करके कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने फ्रेंड कीवर्ड का यूज नहीं किया। कैसे पता लगेगा कि मेंबर फंक्शन कौन सा है एंड फ्रेंड फंक्शन कौन सा है? जहां कहीं पर भी फ्रेंड कीवर्ड लगा होगा तो वो फ्रेंड फंक्शन है, कहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ, नॉर्मल सिंटैक्स है, देन वो मेंबर फंक्शन है। अब जैसे ये नॉर्मल सिंटैक्स है, सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। आपको फंक्शन ओवरलोड, जी हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया है, आई होप कि आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स याद होगा। सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, रिटर्न टाइप के बाद ऑपरेटर का कीवर्ड लगाते हैं, ऑपरेटर कीवर्ड, देन यहाँ पर ओपी, ओपी का मीन्स होता है जो ऑपरेटर हम ओवरलोड करना चाहते हैं उसका सिंबल लगाओ, देन यहाँ पर हम कुछ आर्ग्यूमेंट अगर पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, एंड देन सेमीकोलन। अब इसका मतलब क्या है कि इसको हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा फंक्शन हम कुछ बनाएंगे, कुछ काम करेगा ये फंक्शन, आगे जाके जब कभी भी हम इसकी नीड होगी उसको हम डिफाइन भी कर देंगे। अगर आप चाहो तो साथ के साथ यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो, ठीक है, गेट डेटा को भी और डिस्प्ले डेटा को भी। अब नेक्स्ट स्टेप पर उसने यहाँ पर गेट डेटा को क्लास से बाहर जाकर डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है। अब देखो, क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया और क्लास से बाहर जाकर उसकी डेफिनेशन दे दी। कैसे? सबसे पहले ये देखो, ये सैंपल क्लास का मेंबर फंक्शन है और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि क्लास के बाहर जब हम मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तब हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद गेट डेटा आ जाता है, गेट डेटा जो हमने यहाँ पर मेंबर फंक्शन बनाया था, और इसके अंदर दो टाइप आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, इंटीजर टाइप का ए और बी। अब ये है इसकी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास होंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी एम को और बी की वैल्यू मिल जाएगी एन को। मतलब जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आएगा इस प्लेस पर वो वैल्यू ये एम को दे देगा और जो इस प्लेस पर आएगा वो एन को दे देगा। अब ये एम और एन क्या है? जो हमने डेटा मेंबर प्राइवेटली बनाए थे, कहाँ पर? क्लास के अंदर, इंट एन और इंट एम, ठीक है? क्योंकि हम प्राइवेट वाले डेटा मेंबर्स को तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ना, इसलिए हम उसके मेंबर फंक्शन के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको डेटा पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर से आर्गुमेंट पास किया और वो इन दोनों को मिल गया, अब वैल्यू उनको पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर क्या है, हमने सैंपल क्लास का ही डिस्प्ले जो बनाया था मेंबर फंक्शन, उसको कॉल करना चाहा, उसको हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं, और उसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो कोई भी वैल्यू मिली है एम को और एन को, उसको आप डिस्प्ले कर दो। गेट डेटा ने डेटा को गेट किया और एम और एन को पार्सल कर दिया। अब जो एम और एन के पास डेटा गया है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम डिस्प्ले फंक्शन का यूज कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यहाँ पर कोई वॉइड मेन वाला फंक्शन नहीं, जिसके ऊपर हम इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, ओवरलोडिंग वाला फंक्शन। कैसे? अब उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्लास से बाहर जाकर? यहाँ पर सेम होगा टाइप, जैसे वॉइड सैंपल हमने लिखा ना, सैंपल क्लास है वो वॉइड रिटर्न कर रहा है, एंड भी आप कर सकते हो रिटर्न, देन स्कोप रेजोल्यूशन, इतना तरीका सबका सेम है। फिर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कोई फंक्शन का नाम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ऑपरेटर का कीवर्ड लगाएंगे। ये है ऑपरेटर कीवर्ड, फिर इस ऑपरेटर का सिंबल लगाएंगे जिसको हम ओवरलोड करना चाहते हैं, माइनस लगा दिया हमने। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट होगी तो यहाँ से पास हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है, वॉइड है, देन कुछ पास नहीं होगा, ठीक है? अब ये फंक्शन कर क्या रहा है? ये फंक्शन कर रहा है, ये फंक्शन ये काम कर रहा है कि जो कोई भी डेटा, जो कोई भी वैल्यू गेट डेटा ने अपने आर्ग्यूमेंट से एम और एन तक पहुंचाई थी, उस वैल्यू को ये नेगेटिव कर देगा। समझ में आया क्या काम कर रही है? जो भी वैल्यू गेट डेटा के जो आर्ग्यूमेंट है उसने अपने आर्ग्यूमेंट के थ्रू एम और एन तक वैल्यू पहुंचाई थी, उस वैल्यू को ये नेगेटिव कर देगा, ठीक है? क्या कर देगा? ये नेगेटिव कर देगा। एम के अंदर माइनस एन वैल्यू डाल देगा और एन के अंदर माइनस एन वैल्यू डाल देगा, यही इसका काम है इस ऑपरेटर का। फिर इसी तरीके से हम इसको ओवरलोड कर रहे हैं क्योंकि माइनस वैल्यू डाल रहा है, ठीक है? अब देखो, सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑपरेंड है एन, यहाँ पर भी एक ही ऑपरेंड है एम। हमने ये तो नहीं लिखा ना एम माइनस एन, ऐसा तो नहीं लिखा, फिर तो ये बाइनरी बन जाता।
हम तो यूनरी पे बात कर रहे हैं, तो यूनरी पे बात करने के लिए हमें सिंगल करना पड़ेगा और सिंगल के थ्रू हमने इसको ओवरलोड कर दिया। समझ में आई बात कैसे ओवरलोड हुआ ये। फिर यहाँ पर आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या है, यहाँ पर हमने सैंपल क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, क्लियर स्क्रीन करा, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन किया, मीन्स ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा को कॉल किया और उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए विच इज 40 और -25। अब जो ये 40 है ये वैल्यू मिल जाएगी m को, ये जो -25 है ये वैल्यू किसको मिल जाएगी n को। अब तक हमने जो फंक्शन कॉल किया उसके अकॉर्डिंग m को मिली है 40 वैल्यू और n को मिली है 25 वैल्यू, ठीक है, इतना याद रखना। फिर सी आउट करा हमने वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर बिफोर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने से पहले क्या वैल्यू थी, क्या वैल्यू है अभी तक हमारे पास, हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं उनके, ठीक है, क्या वैल्यू है। ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करो, डिस्प्ले क्या काम करवा रहा था, m और n की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा था, तो ये डिस्प्ले करवा देगा। m की वैल्यू है 40 और n की वैल्यू है 25, ये डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अब ये है एक्टिवेट द ऑपरेटर, ऑपरेटर माइनस, मतलब जो हमने मेंबर फंक्शन बनाया है ना एक ऑपरेटर जिससे हम ओवरलोड कर रहे हैं, ओवरलोडिंग वाला मेंबर फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, उसको कैसे कॉल किया जा सकता है। ये अब कॉल कर रहा है फंक्शन उस ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। इस तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल होती है। अब माइनस का करना है ना, तो यह माइनस आ रहा है, माइनस माइनस होता तो माइनस माइनस आ जाता, प्लस प्लस होता तो प्लस प्लस आ जाता, बट यहाँ पर हम माइनस का यूज कर रहे हैं तो यह माइनस ही लगाकर चलो। माइनस ऑब्जेक्ट पर ये काम करेगा तो माइनस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आ रही थी वो सब्जेक्ट के थ्रू ही तो आ रही थी ना, हमने ऑब्जेक्ट को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, जो हमारा ऑपरेटर है वो कॉल हो रहा है, जो स्पेशल मेंबर फंक्शन हमने बनाया था वो कॉल होगा। उसको कॉल करने का तरीका है कि जो भी ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो ना उस ऑपरेटर को लिखो और साथ में ऑब्जेक्ट लिख दो। फिर वो क्या कह रहा है कि वैल्यू क्या रहेगी डेटा मेंबर की, जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाएगी तब हम दोबारा डिस्प्ले करते हैं। अब यहाँ पर इस स्टेप पर आकर जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो चुकी है, अब नेक्स्ट वो दोबारा कर रहा है कि अब वैल्यू क्या रहेगी। देखो m की वैल्यू 40 थी जो सबसे फर्स्ट टाइम उसको मिली, और n की वैल्यू -25 थी जो हमने पास करी, दोनों वैल्यूज। अब जैसे यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल हुआ तो क्या हुआ, उस फंक्शन में क्या लिखा गया था कि m के अंदर -m डाल दो और n के अंदर -n डाल दो, यही लिखा था। तो m के अंदर -n क्या है -40 और n के अंदर क्या है -25, माइनस से माइनस कैंसिल, n के पास क्या बचा 25 और m के पास बचा 40। गेट CHN फंक्शन जो है हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने बहुत ज़्यादा बारीकी से और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक एक चीज़ को हमने डिस्कस किया, कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, कौन सी फंक्शन को कैसे कॉल किया, किसको डिक्लेयर किया, किसको डिफाइन किया, ईच एंड एवरीथिंग। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप फ्रीली हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।